की बारी आएगी। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। साहब के लिए तैयार है, माफ हम भी अब नहीं करेंगे। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। के जरिए वो हमारा जबान बंदी कर सकते हैं। जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़ना। किसी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा टल जाएगा। पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। जैसे आपने देखा कई बार ऐसा हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत के बार बार लोगों ने ओबिचुअरी निकाले, लेकिन उनकी सियासी जमातों ने उन तमाम प्रेडिक्शंस को रद्द कर दिया। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी की सियासत का जो एक तरह से सिलसिला था वो अब मुकम्मल हो गया है। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे आपने देखा, ना सिर्फ वो सियासी जमातें बरकरार रहीं, उनके लीडरान फिर बाइख्तियार भी हुए, वापस इक़्तिदार में भी आए और जो उनके चाहने वाले थे उनकी भी नई नस्लें सामने आईं। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कामयाब है, पंजाब सूबे में कामयाब है, सिंध सूबे में सबसे बड़ी सियासी जमात कराची शहर में, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है और कराची में 2/3 की अक्सरियत रखती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में सियासत किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगी, जो बार बार लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि यह पहली बार है कि एहतसाब आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रहा है। जनाब बाकिर साहब, सबसे पहले हम इस कानूनी सिलसिले पे आ जाएं। आपको याद होगा, और हम उन तज्ज़ियाकारों की बात भी करते हैं जो बार बार कह रहे थे कि जी मियां साहब को इससे भी फ़ायदा होगा, इससे भी फ़ायदा होगा। पहले वो नाअहल हुए जनाब, फिर उनकी कन्विक्शन हुई एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के केस में। उस केस में उनका जो सेंटेंस था, आपको याद होगा सर, मुअत्तल हो गया। फिर उसके बाद उनको अल अजीजिया स्टील मिल्स में भी 7 साल की कन्विक्शन हुई और उस केस में अब अदालत उज़्मा ने कहा, वही अब मैं एक्सप्रेशन से फिर से दोहराऊंगा, प्रिजन फरलो सर, प्रिजन फरलो, क्योंकि ये कोई ख़ास बेल या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में फिट नहीं होता। उन्होंने कहा कि जी आप बाहर जाएं 6 हफ्ते तक, वापस आएँ इलाज कराने के बाद। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा संजीदा जनाब, और ये भी मुझे बात थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड लगी, मॉडल टाउन का जीआईटी केस। अब मॉडल टाउन का केस और जीआईटी की रिपोर्ट, एक्सक्यूज मी, आपको याद होगा सर, जस्टिस बाकिर की जब रिपोर्ट आई थी तो इंतहाई तशवीशनाक किस्म की उसमें बातें लिखी हुई थी और उस रिपोर्ट को आगे लेके जाते हुए जीआईटी ने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की। अदालत उज़्मा ने, उसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने कहा कि आपको एक नई जीआईटी बनानी है। ये फैसला हुआ था जनाब नवंबर 2018 में और फिर एक नई जीआईटी आपने कायम की जो जनवरी 2019 के बाद से अब फिर से काम कर रही है। और सर ये एक चीज़ भी मैं कहता चलूँ कि मॉडल टाउन के जो 14 लोग जो कत्ल हुए थे उनमें 2 खवातीन थीं। उनमें से एक खातून की जो बेटी थी, उनकी पटिशन थी ये कि आपको फिर से जीआईटी तश्कील देनी चाहिए ताकि हमारे जो शोधा हैं उनको इंसाफ मिले। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो नोटिफिकेशन थी जिससे ये दूसरी जीआईटी कायम हुई है उसको अब आपने सेट असाइड कर दिया है। इस जीआईटी की कोई वैल्यू नहीं रही। हालांकि ये मियां साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू भी कर चुकी थी, सनाउल्लाह साहब का भी कर चुकी है, साहब का भी, कई सूबाई वजीरों के भी कर चुकी है। काफी आगे एग्जैक्टली 2-3 महीने हो गए इसकी एग्जिस्टेंस, बहुत आगे बढ़ गई थी। लेकिन अब कह रहे हैं कि जी जीआईटी ये आप दूसरी बार इसको कायम नहीं कर सकते और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का जो ऑर्डर था वो भी अनलॉफुल था। लेकिन अब आगे चलते हुए सर आपको भी पता है कि 1 अप्रैल को उन्होंने फिर से एक और हियरिंग रख ली है ये डिसाइड करने के लिए कि जी क्या ये जीआईटी लॉफुल है कि नहीं। उसमें अभी लेकिन सस्पेंड तो मुअत्तल कर दिया है। तो अब सर इन द प्रिवेलिंग सिनेरियो क्या आप ये फिर भी कह सकते हैं कि पिछले साल के निस्बत आज जहाँ खड़े हैं मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, कानूनी हवाले से उनके लिए आसानी पैदा हो गई है? असद, मैं शायद हम वो
ये हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा कि हम इस तरह का एक फैसला कौम को सुना दें कि जी वो उनके लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं कि नहीं। सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर आदमी अपनी एक नज़र से देखने की कोशिश करता है। जहाँ पे आपने नवाज शरीफ के जेल फरलो की बात की, जहाँ पे आपने मॉडल टाउन की बात की, तो मैं 2-3 पॉइंट मैं भी ऐड करता चलूँ। शहबाज शरीफ साहब का आशियाना केस में तकरीबन अब वो ECL से भी निकल चुके हैं। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल एक्सेप्ट कर लिया है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे नज़दीक सबसे एक जिसे कहते हैं ना कि जो ट्रेंड सेटिंग एक फैसला था जिसने पूरी मैं समझता हूँ सियासी और आपके इदारों की सिमत दुरुस्त कर देनी थी, असगर खान का केस, वो भी अब डीलिस्ट हो गया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, जिसको लोग अब ये कह रहे हैं कि शायद अपना कि अब ये ख़त्म ही हो चुका है ये केस। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप इंप्रेशन उसमें से ड्रॉ कर रहे हैं, जो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत से आम लोग भी इसी तरह सोच रहे हैं। यकीनन मैं अदालती फैसलों पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा था कि हम ये जो लोगों की एक पल्स होती है वो हम यहाँ बयान कर देते हैं। अदालत ने अपनी दानिस्त में सही फैसले किए होंगे, लेकिन चूंकि ये सब चीज़ें लोग एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वो यकीनन इन सब चीज़ों को जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं कि ये जनाब ये 4-5 आए हैं तो कुछ शायद ऑपोजिशन के लिए आसानियां पैदा हो रही है। असर थोड़ा सा मैं अब बताता चलूं कि ये जो सूरत हाल इमर्ज हुई है इसका मेरा ख्याल में PTI भी उसके लिए तैयार नहीं थी। PTI मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आज तकरीबन कम से कम 4 वफाकी वजीरों से बात हुई है और सब के सब ने इन तमाम चीज़ों पर अपनी हैरानगी का इज़हार किया कि जी देखें ना ये अब हो तो रहा है, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ कि वो इस सारी जो तब्दील हुई सूरत हाल है उसके लिए शायद इमरान खान या उसकी पार्टी तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से अब फिर मैं आपको गोटकी पे ले जाऊंगा जहां पे कल आपने उनकी काफी लंबी डिस्कशन हमने यहाँ की, जहां पे उनको कहना पड़ा कि मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, मैं इनको करूंगा। लेकिन आपने फिर इमरान खान के उस बयान में भी थोड़ी सी लचक देखी। उन्होंने कहा कि तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये इनसे मैं पैसे, लेकिन ये पैसे नहीं देंगे, नहीं पैसे वो देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आज भी जो कन्वर्सेशंस होती रही है लोगों से इस प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में, तो वो यही कह रहे थे कि हम मतलब अब तैयार हैं कि शायद हमारे साथ वो इस तरह कोई अरेंजमेंट कर ले, लेकिन क्या लूटा हुआ पैसा वापस कर दे। ये मेरे नॉलेज के लिए क्या ये एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं बन जाता, क्योंकि इनमें से किसी ने पैसे तो नहीं वापस करने। अगर आप पैसे वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप जुर्म का एतराफ कर रहे हैं। तो वही तो सारी इस वक्त है ना कि अगर तो शायद इनको क्लीन चिट मिल जाए तो ये भी कंसिडर करें, लेकिन इस वक्त जो है इमरान खान की जो या उसकी पार्टी के लिए जैसा तो अपना ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जितनी लंबी सियासी लड़ाई चल रही है ये मुल्क की मईशत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो यह है कि इस लड़ाई को आगे लेके चलते रहें, दूसरा यह है कि किसी तरह से माशी सूरत हाल को बेहतर करें। हम मईशत अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, वो हर घर का अब ये कहानी है किस तरह से लोगों को ये जिसे कहते हैं ना कि नुकसान पहुंचा रही है मईशत। मैं एक चीज़ की जनाब वजाहत करता चलूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये आखिरकार अदालती फ़ैसलों पे आप तो नहीं कुछ कह रहे। अदालत ने बिल्कुल अपने विजडम में जो फ़ैसले किए हैं वो किए हैं, लेकिन सिर्फ इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी सियासी जमात जो है उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी पैदा हो गई है एज अपोज टू अ फ्यू मंथ्स अगो। तो एक तो वो उस प्रेवलेंट सिनेरियो को देखते हुए जनाब फिर भी आदमी को कहना चाहिए 2 केसेस के हवाले से वाइट कॉलर क्राइम इस मुल्क में, हालांकि ये हमजा शहबाज शरीफ साहब का भी बयान था, आपने वो देखा होगा कि वो जो बच्चों से जब मुखातिब थे स्कूल के बच्चों को कि जी जमहूरियत की रीत पढ़ने दें, करप्शन होती रहती है, कोई बात नहीं, ये नहीं कह रहा मैं कि कोई बात नहीं, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम बड़े अफसोस से मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी रूटीन हो गया है और उसका मुकाबला करना भी मेरे ख्याल से हर माशरे पे फ़र्ज़ है। और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वो फिर एक सेपरेट आर्ग्यूमेंट बन जाएगी कि उसमें किस तरह के कानूनी इस्लाहात आपको लाने चाहिए। लेकिन ये 2 केसेस जनाब, मॉडल टाउन, असगर खान केस, इनका वाइट कॉलर क्राइम से तो ठीक है ताल्लुक नहीं है। मॉडल टाउन में जनाब 14 शहादतों के बाद अगर ये इस इंसाफ के तय तक ना पहुंचा तो मेरे ख्याल से उन शोधा की फैमिलीज के लिए ये बहुत ही एक आदमी क्या कहे,
नाइंसाफी होगी, लेकिन कानून भी आपका दिखाएगा आपको कि जो मुअस्सर लोग होते हैं वो किस तरह बीच में से निकल जाते हैं। जस्टिस बाकिर साहब की 5 साल हो गए जनाब, 2014 में हुआ। जस्टिस बाकिर साहब की रिपोर्ट है जो आखिर में कहती है कि जी हालात और वाकयात आपको बता देते हैं कि कौन जिम्मेदार है। इस जुमले के पीछे नवाज लीग छुपती है, लेकिन उसमें साफ दिया हुआ है कि जो वजीर कानून थे वो इस तमाम कार्रवाई के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस चीज को डिजाइन किया था और वजीर आला पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने उनके बिहाफ पे इस कार्रवाई को मंजूर भी किया था। अब इससे आगे बढ़ते हुए आप इसकी तकनीकी नुकात में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अभी तक इंसाफ नहीं हुआ और तमाम जो पुलिस के भी अफराद थे उन्होंने एक दूसरे को कवर अप किया। तो ये अपनी तरफ जनाब असगर खान के सर आप मुझसे मॉडल टाउन को निपटाते चले कि ये अपना इसमें आप ये देख लेना कि तीसरी जेआईटी बनी है। अभी 2 जो जेआईटी थी वो किसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को बरीउज़िम्मा करार दे चुकी थी। अभी अगर इसका निकाल देते हैं, और ये जैसे आपने बिल्कुल अच्छी तरह से याद दिला दिया कि ये उन शुहदा या उनके जो वरसा जो थे जो इस वाक़े में जिन्होंने जान गंवाई थी उनके कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो उनकी पिटीशन को खारिज कर दी, मतलब खारिज नहीं किया था, ये कहा था कि डिस्पोज ऑफ जिसे कहते हैं कर दिया था पंजाब गवर्नमेंट की इस एश्योरेंस के बाद कि जेआईटी बनेगी। अब यहाँ पे जब हुआ, जब ये जुमे को मेरे 22 मार्च की बात है, जब ये केस लगा लाहौर हाई कोर्ट के सामने, तो उसमें पंजाब हुकूमत का लॉ ऑफिसर मौजूद था, उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया इस पे। जब लेकिन फैसला रिजर्व हो गया, उसके बाद जनाब एडवोकेट जनरल साहब अवैस अहमद साहब तशरीफ लाते हैं और उन्होंने जाके कहा कि जी किस तरह हो सकता है कि आप पंजाब को सुने बगैर ही ये फैसला कर दें, उसको मुअत्तल कर दें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर पंजाब हुकूमत की भी किसी हद तक नाअहली आती है कि जब केस हो रहा था, जिस वक्त इसके ऊपर बहस हो रही थी, उस वक्त आपका वकील अदालत भी मौजूद था, तो उसने क्यों नहीं पॉइंट उठाया। और दूसरा, अब ये ताहिरुल कादरी साहब के लिए भी एक मौका है कि अब वो क्या अपने शुहदा का खून भूल जाएंगे सिर्फ सियासी मसले की वजह से। आपको याद होगा जनाब कि जब ये पहली भी जेआईटी बनी थी तो ताहिरुल कादरी साहब का मौक़िफ़ था कि जी हमें तो इन लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हम उनके सामने नहीं आएंगे। उस वजह से ना सिर्फ उनका केस भी कमजोर हुआ था, लेकिन ये मामला भी पेचीदा से पेचीदा होते गए। आपको सर ये हमारा ही जो अदालती निज़ाम है, या आपका अदालती निज़ाम है, मेरा भी अदालती निज़ाम है, जब तक आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे, उसके सामने नहीं जाएंगे, दलाइल नहीं पेश करेंगे, तो आप इंसाफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इधर जिस तरह आपने खुद सर कहा, ये उसी जो एक मार्टर्ड शख्स की बेटी हैं उन्होंने ये पिटीशन दायर किया, तो बिस्मा अमजद, और रादर देन कहना कि जी वो खारिज हुआ, वो तो मंजूर ही हुआ ना जनाब, आप सही कह रहे हैं। लेकिन यह कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया विद द एश्योरेंस कि जी पंजाब गवर्नमेंट इस पे जेआईटी बनाएगी, 29 जनवरी को जेआईटी बन गई। बाकी आपके नुकात बिल्कुल ठीक है जनाब। अगर इतना बड़ा केस हो रहा है तो पंजाब हुकूमत की जो लॉ अफसरान है उनको भी उसको अवलीन तरजीह देनी चाहिए। 1 अप्रैल को समाअत है, अब ये किस तरफ जाएगा, आई एम श्योर पीपल विल बी वॉचिंग। असगर खान केस सर, वो जो ऐसा जुर्म था जो 1990 के इंतखाबात में हुआ, यानी अब आपको कोई 3 दहाइयाँ होने वाली हैं, और अदालत उज़्मा का उसके 22 साल बाद फैसला भी आ गया कि जी असलम बेग साहब, असद दुरानी साहब ने पूरा इलेक्शन रिग किया, जमहूरियत सबवर्ट की। और मैं ये इसलिए हंसते हुए कह रहा हूं जनाब क्योंकि हमने इस केस को इस शो पे इतनी बार डिस्कस किया है, क्योंकि वो इतने कुछ स्टेजेस के थ्रू गुजरा है, और हम चाह रहे थे इस प्रोग्राम पे, और मेरे ख्याल से आप पहले कह चुके हैं कि जी देखते हैं कि ये मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट। आदमी को फिर भी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि कुछ ना कुछ होगा। असलम बेग को आखिरकार कसूरवार ठहराएंगे, असद दुरानी को आखिरकार कसूरवार ठहराएंगे, और वो जो एक बहुत ही मिस्टीरियस फहरिस्त है सियासतदानों की, जिनमें 2 वज़राए आज़म भी शामिल हैं जिन्होंने ये तमाम पैसे मंजूर भी किए थे, एक्सेप्ट किए थे, उन्होंने अपने पास रखे थे, उन तक भी जनाब अगर कानून का हाथ पहुंच जाए अच्छी बात होगी। लेकिन ये केस जिस तरह जा रहा है, आई डोंट नो, कुछ ज्यादा जिसे कहते हैं कि पुरुमीद सूरत हाल नहीं है। आपने जिस तरह खुद बात की कि ये 90s की दिहाई का केस है, जब जहां पर पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, सियासतदानों में कितने अरब रुपए, मुझे याद नहीं है फिगर, वो तकसीम करके, तो लोग कहते हैं जी बड़ा पुराना केस है, मिट्टी पाओ, आगे भूल जाए। लेकिन आपने नवाज शरीफ को उन्हीं दिनों की करप्शन की अब जाके सजा दी, तो आप इसको किस तरह से दफना सकते हैं? करप्शन
की सजा ठीक है कि गलत की हुई की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसने जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आपकी सियासत का, आपके इदारों के ताल्लुक का ये नई सिमत मुकर्रर करनी चाहिए। और एक और बात है जनाब के मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं, आज तक कहते हैं कि जी मैं कसूरवार नहीं था इन बाकी केसेस में जिनका आपने हवाला दिया, जो 90s में उन पर इल्जाम लगे और फिर बाद में इस तरह नुमाया हुए पैनामा केस के जरिए। इधर असद दुरानी साहब का एफिडेविट है, इधर असद दुरानी साहब के इंटरव्यूज हैं, इधर असद दुरानी ने कुछ महीने पहले जनाब अक्टूबर 2018 में अपनी किताब में कहा कि जी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आई वांटेड टू सी देम बाइट द डस्ट। ये अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है जिसके तर्जुमा की जरूरत नहीं है। असलम बेग साहब भी एतराफ कर चुके हैं। तो यहाँ जो अशखास हैं वो आए सामने और उन्होंने कंसीड कर लिया, एतराफ कर लिया है, एडमिट कर लिया है, उसके बावजूद हम बैठे। ये जो अब एहतसाब का दौर है ना कि हर तरफ एहतसाब के नारे लगाए जा रहे हैं, और मेरे लिए ये समझ से बालातर है कि जहां पर एक कौमी दौलत, मतलब पैसे तो कौम के ही थे ना, वो सियासतदानों में तकसीम हुए, ना उनका एहतसाब होता है क्योंकि सिक्योरिटी के कंसर्न्स आ जाते हैं, ना सियासतदानों का एहतसाब होता है। सियासतदानों का एहतसाब इसलिए नहीं होता कि फिर जो जनाब ये फिर इन लोगों को भी तो उसमें लाना पड़ेगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है जनाब? आपने एक पूरी अपनी तारीख के जो एक गलत चीज हुई है उसको दुरुस्त करना है, आज नहीं कल परसों आपको करना पड़ेगा। भले से आप बुला के उनको 1 मिनट की सजा दे दे, एक सिंबॉलिक सजा दे दे, लेकिन इस मामले को आप खत्म करें। वक्फे से पहले बाकर साहब मैं बस ये तारीफ करता चलूं, असगर खान साहब की एक बहुत तवील जदोजहद थी। आज उनके एयर्स भी अदालत उज़्मा में जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारी पोजीशन वही की वही है, आप इन लोगों को अब इंसाफ करें, हमारे साथ करें और इन लोगों को ये कौम के साथ इंसाफ है, ये उनकी फैमिली के साथ इंसाफ नहीं है, ये कौम के साथ इंसाफ है, ये कौम मुतकाजी है। अगले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत का और बिगड़ती हुई सूरत हाल का। कितनी बार अब हम माजी की हुकूमत को कसूरवार छोड़ें या अभी भी स्ट्रक्चरल इस्लाहात बाकी हैं? रहिएगा हमारे साथ। कौन सा ऐसे मुल्क है जहां एक साल में 3 बजट्स पेश होते हैं? वो गरीब पर ही ट्रांसफर होता है सारा टैक्सेस का बोझ। पब्लिक के लिए रिलीफ के लिए तो इनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है। गैर मुस्तहकम सूरत हाल फाइनेंस की मईशत की हो गई है, तब्दीली जिस दर्जे की आनी थी वो नहीं आ सकी। वेलकम बैक टू दो राय। जैसे आपने देखा काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ राय है मईशत के मुतालिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरान का कहना है कि उन्होंने इंतहाई एक नुकसानदेह किस्म की सूरत हाल को संभाला था 200 दिन पहले, जब वो इक़्तिदार में आए और उन्होंने कोशिश ये की कि किसी ना किसी तरह से मईशत को मुस्तहकम बनाया जाए, किसी ना किसी तरह से इंपोर्ट्स पे कम से कम ध्यान दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को तरजीह दी जाए। उसके साथ साथ उन्होंने कोशिश ये भी की कि रुपया जिसको बार बार लोग आर्टिफिशली पैग कर रहे थे कुछ सालों से, उसको भी अब डिवैल्यू करें। लेकिन उसके साथ अब आपने जैसे देखा तनकीद की भी बरसात देखने को मिली, सुनने को मिली, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई कंसिस्टेंट फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं थी। IMF की तरफ भी जाना, कभी वो कहते थे हाँ, कभी वो कहते थे ना, उसके साथ साथ उसको पैक करते थे सऊदी अरब, चीन और दोस्त ममालिक के साथ, फ्रेंडली लोन्स के साथ। और उस पर PTI का जो अपना कोर बेस था वो यही कहता था कि जब आप तनकीद करते हैं इसहाक डार साहब की कि उन्होंने बेतहाशा कर्ज चढ़ाया, तो आप क्या कुछ कर रहे हैं जो पिछली हुकूमत से ज़्यादा मुख्तलिफ था। जनाब बाकर साहब, वही सर वर्सेस इन्फ्लेशन, आप कहाँ बैठते हैं इस चीज़ पे? और ये इस चीज़ को तो हम शायद इसमें इत्तफाक कर सकते हैं कि जो सूरत हाल उन्होंने इनहेरिट किया था वो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा था। असद बुरी, मैं इसमें बार बार ये कहता है, वो आज भी ये कह रहा हूँ, बुरी सूरत हाल, एक्सक्यूज मी सर, मुज़क्कर मोनस ऑफ हो गया, बहुत बुरी सूरत हाल में लिया। लेकिन आज भी मैं फिर अपने कुछ दोस्तों की जो हुकूमत में बैठे हैं और असद उमर की वो जैसे कहते हैं ना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं थे। आज अभी हुकूमत में बैठे मिनिस्टर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि जनाब हमारे पास प्लान नहीं था, इकोनॉमिक प्लान नहीं था। इकोनॉमिक प्लान नहीं था जी, मतलब
सूरत हाल तो वही है ना उनके सामने कि हमने तैयारी नहीं की और हमने हुकूमत में आ गए। क्योंकि अब सबको सामने है कि जनाब आपकी जो माशी सूरत हाल है उसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा गम गुस्सा और नाराजगी बढ़ रही है। आप चाहे जितना भी एहतसाब को आगे लेके चले जाएं, लेकिन बिल आखिर लोग जो इस मईशत की वजह से तंग आते हैं, जो उनकी वजह से उनको परेशानियां होती हैं, वो सब का सब एक साइड पे हो जाता है। कहते हैं जनाब उसका वक्त अच्छा था, पेट्रोल का रेट तो ये था, डॉलर का रेट ये था, रोजगार चल रहा था, मेरी दिहाड़ी लग रही थी, तो ये हो रहा था। अब ये चाहे आप एंटी करप्शन कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, वो डिबेट अलग से है। अच्छा, ये जो डॉलर है जनाब, एक चीज मुझे समझाएं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी कितनी ज्यादा महारत है इकोनॉमिक अमूर पर। जब हम कहते हैं कि जी आम आदमी को इस चीज से कोई वो नहीं है कि आप एंटी करप्शन कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं, और रुपया आपका भी अब अगेंस्ट द डॉलर अब 140 पे पहुंच गया है, क्या अब 141, क्या ऐसा नहीं है जनाब कि आपने 22 से 24 अरब डॉलर इसी रुपए को 100 के एक्सचेंज रेट पे पैक करने के लिए आपने इतने ज्यादा खो दिए? नहीं, असल और उसको हम स्टेबलाइज कर रहे हैं। वो एक डिबेट का हिस्सा है। अच्छा, कि जनाब हमने चूंकि ज्यादा हमने अपनी प्राइस को ओवर वैल्यू रखा अपने रुपये को, इसलिए हमने अपनी इकोनॉमी का लॉस किया। हमने हमारी उसकी ज्यादा ओवर वैल्यू होने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। तो मुझे बताएं आप कितनी एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ा ली पिछले 1.5 साल में? आपकी जेब में जो 100 रुपए पड़ा हुआ है उसकी आपको पता है कदर अब कितनी रह गई है? जो अगर 1 साल पहले 100 रुपए था, आज उसकी वैल्यू 64 रुपए है। आप बाहर मार्केट में जाके चीज परचेज कर लेना, आपकी 34% डिवैल्यूएशन हुई तो 67 रुपए अब उसकी कीमत रहेगी। तो आपको नुकसान नहीं हुआ। आपको ये सारा जाके इस चीज को सीक्वेंस करना है। और ये तमाम चीजें अगर आप देख लें कि अभी आपका स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट जो है, जो शरह सूद होती है, वो 10.75% कर दी। आपकी बिजली के रेट बढ़ गए, आपके गैस के एक और प्रपोजल 140% अभी सदियों में बढ़ा था, 140-136% की एक और प्रपोजल तैयार पड़ी हुई है। आपके पेट्रोल में 13 से 14% के इजाफे की बातें हो रही है, जो इसी शायद आजकल में हो जाएगा। तो ये सब की सब सूरत हाल किधर जा रही है? आप अगर असद उमर का पिछले चंद दिन पहले का बयान पढ़े कि अप्रैल के एंड में या मई में हमारा IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा, अगर ये मुआहिदा शुरू में कर लेते और इन शराइत पे ही करते तो वो हालात तो कुछ बेहतर होते ना। अभी उनकी क्या शराइत थी कि आप गैस की प्राइस बढ़ाए, आप जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़ाए, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाए, आप रुपये को डिवैल्यू करें, आप अपने जो है इंटरेस्ट रेट को ऊपर करें। उनका तो 12 का है टारगेट इंटरेस्ट रेट का, तो इन्होंने 10.75 पे कर दिया। लेकिन आपने जाके पूरे दुनिया से उधार पकड़ा 3% पे, 5% पे अभी चाइनीज से पकड़ के 2 बिलियन लाए हैं। आपको 1 से 2% पे IMF से काटता था। लेकिन यहां पर जो है कि आपके पास एक प्लान नहीं है। अभी अब बात कर लेना कि अगर पेट्रोल की कीमत की, अगर अब पेट्रोल अगले हफ्ते आगे जा रहा है, ऊपर से हमें फवाद चौधरी साहब ये ताना देते हैं कि हमने आपको 70 अरब का पहले से रिलीफ दिया, तो थोड़ा सा नाजरीन को मेरे ख्याल में हम बता दें कि पेट्रोल की कीमत बनती किस तरह से है। कि एक तो उसकी इंपोर्ट कॉस्ट है। उसकी इंपोर्ट कॉस्ट चाहे असद आप कहीं से कितने में भी ले लें, लेकिन इंपोर्ट कॉस्ट वो होगी जो PSO डिटरमिन करेगा, जो एक स्टेट ओन्ड एंटिटी है। ठीक है, उसके बाद उस पर लगती है 7.5 से 10% तक कस्टम ड्यूटी लगती है। किसके पैसे? हुकूमत पैसे ले गई। GST लगती है 17% उसके ऊपर लगती है। उसके बाद पेट्रोल लेवी लगती है, उसमें मुख्तलिफ रेट्स हैं जी। 18 रुपए पर लीटर डीजल है, 14 रुपए पेट्रोल पे लगता है, 3 लाइट डीजल पे, 6 केरोसिन पे, फिर उसके बाद 7.5% रिफाइनरी की कॉस्ट जाती है। तो ये जाके मिला के वो सारे का सारी जो कीमत अब आपके पास होती है तकरीबन, अगर कुछ इनको खौफ खुदा ना हुआ तो वो अगले हफ्ते से आपको 104 रुपए का पेट्रोल और 122-23 रुपए का डीजल मिलेगा। शायद ये कुछ अपनी करने के लिए, खिफत मिटाने के लिए आपको 2-4 रुपए की राहत दे के फिर ताना भी दे दे कि आप तो इतने 70 अरब रुपए की या इतने अरब रुपए की तो आप सब्सिडी इंजॉय कर रहे हैं। वहां पर कोई सब्सिडी नहीं है। अब आपके सामने मैंने कितनी बता दिया, 10% एक, 17% एक, पेट्रोल लेवी एक, और देखिए अभी एक और मैं इफ इट्स ऑल नंबर्स बाकर साहब, क्योंकि ये नंबर्स हैं इधर भी। ये सर सुने ना सर, ये रेवेन्यू मिनिस्टर हमाद अजहर साहब का न्यूज में भी मजमून था काफी, एंड इन वो प्लेन स्पोकन टर्म्स, यानी मुझ जैसे लोग भी उसको समझ गए
कि आपका हर जगह खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था, उसमें भी कमी आ रही है। एक 22% से कम हुआ है, एक 11% से कम हुआ है। कोशिश की कि जो इम्पोर्ट्स से आपने रीफोकस करना था एक्सपोर्ट्स पे, उधर भी आप ले आए। FBR में हालांकि वो शॉर्टफॉल है, वो अपने टारगेट को नहीं रीच कर पाए, लेकिन उसमें भी टैक्स रेवेन्यू में आपको इजाफा मिला है। कई वो उस तरह के माइलस्टोन्स आपको बता रहे थे, जो अगर मैं उस बात का जो मुझे समझ आई है वो ये है कि मईशत को सबसे पहले उन्होंने मुस्तहकम करना था, और उसमें फिर फॉरेन एक्सचेंज को भी देखते हुए, जिस तरह आपने कहा जनाब, आपने इधर से भी किया उधर से भी किया, उससे ये हुआ कि जो आपके इम्पोर्ट्स पे इतना ज़्यादा एम्फसिस था, उसका भी आपने पॉजिटिव से उसको आप नेगेटिव कर गए एक्सटर्नैलिटी को। तो इन तमाम नुकात को सामने रखते हुए क्या हम कह सकते हैं कोई बैलेंस पिक्चर है, या आपके हिसाब से इकोनॉमी बिल्कुल मिसमैनेज हो रही है? जैसे कहते हैं ना, फिगर फजिंग कर रहे हैं, ये फिगर फजिंग है? अब ये सब की सब फिगर फजिंग कर रहे हैं। आपका ये है कि आप इनका इंपोर्ट बिल जरूर कट हुआ, इंपोर्ट बिल आपका इस वजह से कट हुआ कि आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप बताएं कि फिर आपका एक्सपोर्ट भी जो आपका जो था वो भी, और उसका कोई इतना ज्यादा आपको फायदा नहीं हुआ उसमें इंप्रूव करने का। जब आपका इकोनॉमी का व्हील ही नहीं चल रहा, आप मुझे बताएं कितनी बेरोजगारी हो रही है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, और ये जो खसारा कम हुआ है, तो ये आपको आम आदमी की जिंदगी पे इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है ना। आप रोज गैस के बिल उठा के देख लें कि लोग किस तरह से दुआइयां दे रहे हैं। जो किसी जमाने में 5-6 हजार रुपए गैस का बिल आता था, आज 15 से 20 हजार रुपए दे रहा है। बिजली का बिल कहां पहुंच गया, मैंने पेट्रोल का भी आपको रोना धोना सुना दिया। मैं जानता हूं जनाब कि मैं आपसे एक ऐसा सवाल कर रहा हूं जो अक्सर कमेटियां करती हैं, स्टेट बैंक से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, FBR से, व्हाई नॉट सर, आपकी एक्सपर्टीज है। लेकिन क्या मुतबादिल पॉलिसी होनी चाहिए? हुकूमत क्या कुछ कर सकती है जिससे ये सूरत हाल ना पैदा हो? असद, ये अभी जैसे आपने भी बिल्कुल बजा तौर पे पहले फरमाया था कि जो इनकी हमें जैसे कि कंफ्यूजन शुरू में इन्होंने दिखाई, जो इनका प्लान की तैयारी नहीं थी, आपने जो काम करना था कर ले, ठीक है। आपने IMF का हमें चक्कर दिए रखा, आपने 5% भी लोन उठा लिया, ठीक है। अगर आपने यही काम करने थे, आप सिर्फ अपने नाम के अगेंस्ट ये नहीं लिखवाना चाहते थे ना कि हमने ये बिजली वगैरह IMF के कहने पे किया, आपने कर दिया। अब जब आप IMF के पास जाएंगे तो आप ये पहले ही कर चुके होंगे, तो आपको ये चीजें पहले कर देनी चाहिए थी। अपने बिजनेस कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस है, अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस वहां पे खराब होया हुआ है बिजनेस कम्युनिटी का, मैं आपको क्या बताऊं कि वो शेक ना होता। आपने आके एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटेजी देते, अभी भी लोग सफर कर रहे हैं, तब भी सफर करते, लेकिन ये होता कि कॉन्फिडेंस होता कि कल हालात बेहतर होंगे। अगर अब आप कहते हैं कि हमारा आखिरी IMF का सफर है, तो जिस तरह की आपने फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रखी है, कोई भी आप पे यकीन करने को तैयार नहीं है। चलें जनाब, अब इससे आगे आदमी कहे क्या, लेकिन सर मैं फिर भी ये समझता हूँ, एक पॉइंट मेरा रह गया, वो जो पेट्रोल की कहानी में मैं सुना रहा था कि इन्होंने नहीं बिल्कुल, मैं एक 15-30 सेकंड में खत्म करता हूँ कि इन्होंने उससे कम वक्त है हमारे पास, उसमें यह है कि इन्होंने GST डीजल में कम की। बजाहिर अच्छा फैसला है कि क्योंकि आम आदमी के लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डीजल इस्तेमाल करता है, लेकिन उसमें यह कैच है क्योंकि GST का 43% जो होता है वो उनके पास रहता है, 57% प्रोविंसेस के पास जाता है। ये वो वहां से करके पेट्रोल लेवी को बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी जिसको कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी एक फेडरल सब्जेक्ट है। जो इमरान खान रोज होता है ना कि वो हमारे सारे सूबे खा गए। मुझे प्रोड्यूसर साहब एक तो अब डांटना भी शुरू हो गए, लेकिन आपकी कहानी का जो नुक्ता था फिर भी आई थिंक आ गया सामने। लेकिन सर मैं फिर भी कहूंगा ये एक साइकिल है, हम मेरे ख्याल से वर्डिक्ट पहले 200 दिन में नहीं दे सकेंगे, 2 साल बाद थोड़ा सा आइडिया होगा कि उन्होंने वाकई में किस तरह किया है। जैसे जो अभी पिछली बजट प्रेजेंट हुई थी, उसके भी कॉनोटेशंस बाद में पता चले। विशेष साइकिल को उर्दू में क्या कहते हैं? सर मजमूई वहशत। हाँ, अब हम उस विशेष साइकिल में चले गए, उसका खत्म होता मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। सर अगले हिस्से में बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया सोशल वेलफेयर का प्लान का ऐलान किया है, उसको किस तरह उस पर अमल दरामद होगा, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। पाकिस्तान की तारीख में गरीबों के हक में बहुत ज़्यादा नारे लगे, गरीबों के नाम पे बहुत ज़्यादा वोट इकट्ठे किए गए, और गरीबों की जो बार बार मंसूबों की बात की जाती थी, उनकी ज़िंदगी को आसान करने की बात की जाती थी, वो आज तक हकीकत में तब्दील
नहीं हो पाया। कुछ ऐसे मंसूबे देखने को मिले जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस तरह के दीगर प्रोग्राम, जिससे हालांकि गरीब की ज़िंदगी में आसानी तो हुई, कोई कॉम्प्रहेंसिव समाज से ताल्लुक़ रखने वाला प्रोग्राम आज तक सामने नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी एंटी करप्शन के अलावा मंशूर का एक बहुत बुनियादी हिस्सा एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना था, आज तो नहीं, गुज़श्ता दिनों उसका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया है एहसास प्रोग्राम के ज़रिए। खान साहब का ये एक बहुत एम्बिशियस डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो $80 अरब को रीडायरेक्ट करेगा और उससे एक सोशल सिक्योरिटी नेट कायम करेगा। लेकिन तजियाकारों का कहना है और उन लोगों का कहना जो मईशत पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि इमरान खान साहब को बहुत मुश्किलात देखने को मिलेंगे उसको बैलेंस करते हुए, कंसिडरिंग हमारा अपना माशी सूरत हाल कितना ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। जनाब बाकिर साहब, आपने एक तरफ से तुम डॉलर में फंस गए हो, 80 अरब रुपए है। मैंने क्या कहा? आपने क्या दिया? नहीं तो बस डॉलर तो हो ही नहीं सकता। अब अभी आपने जो पिछला सेगमेंट था उसमें आपने इतनी खूबसूरती से ये डिस्क्राइब किया कि 80 अरब डॉलर तो नहीं, अगर हमें 80 लाख रुपए मिल जाए मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा खुशाइंद होगा इस मीशत के लिए। जनाब 80 अरब रुपए आप रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि रुपए में भी जनाब ये फिर भी एक काफी एम्बिशियस प्लान है। मैं नहीं जानता आप अगर इसको बैरिया टाउन इंडिकेटर से देख रहे हैं कि ये अमाउंट कितना ज्यादा है, लेकिन एक तरफ आपका जिस तरह आपने देखा, हम खसारे की बात करते हैं, हम डेफिसिट्स की बात करते हैं, हम कर्जे की बात करते हैं, आपने ये सब कुछ करना है। आप कह रहे हैं हमारे मंशूर का हिस्सा है और ये हम करके छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है, रियलिस्टिक है कि नहीं? असद रियलिस्टिक है या नहीं है, आपकी नीयत की बात है। अच्छा, आपकी नीयत छोटी है। नीयत छोटी है जी। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पीछे ही पड़े हैं कि उसका नाम तब्दील करना। अभी घोटकी में कल वज़ीर आज़म कह रहे थे जी उस पे हम उसका नाम तब्दील हो रहा है। अच्छा। भाई आप छोड़े, अगर किसी के नाम से चल रहा है, वो किसी का कौम से, मतलब ये नहीं है कि उसका कोई उसी ओनरशिप है, उस शख्सियत जिसके नाम से चल रही है उसने लोगों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या एक पॉलिटिकल विजन दिया लोगों के। मैं समझता हूं जनाब ये उनका मंसूबा था, ये उनका मंसूबा था, ये मोहतरमा की ख्वाब थी। अगर उस मंसूबे से उनका नाम जुड़ा हुआ है तो उसको तब्दील उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन जनाब ये भी बात थोड़ी सी हम इसको नैरो नहीं कर रहे कि अगर आपने इतना बड़ा एहसास का प्रोग्राम लॉन्च किया है तो क्या उसको हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को रीनेम करने से जोड़ सकते हैं? वो जो एहसास के नाम से उन्होंने किया ना, उसमें बहुत कुछ है। हाँ। उसमें एक तो एक अमेंडमेंट करने की वो बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 38 को अमेंड करें और आपके हाँ। जो अपना ग़िज़ाई ज़रूरियात है, तालीम है, सेहत है, जो ऊपर छत है वो प्रोवाइड करना है, और आपको एक मिनिस्ट्री क्रिएट करनी है जो इन जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बैतुल माल है, और भी आपके ज़कात के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो इन सबको इकट्ठा कोऑर्डिनेट करना है। तो ये सब कुछ है। अब मसला यहाँ पर आता है कि जनाब ये हुकूमत करेगी किस? आपने एक तो बता दिया कि रिसोर्स कहाँ से आएगा, इतना पैसा कि वो जाएगा। मसला है कि अवाम तक उसको पहुंचाना के इंडिविजुअल तक पहुंचाए। क्योंकि वक्त हमारा कम हो रहा है, इस पे वाइंड अप करना, गरीब को देते हैं अहमियत। नहीं, अब मैं क्या करूं जनाब, आपने तो उसको जोड़ ही दिया तमाम वो बेनज़ीर इनकम के रेटोरिकल पॉइंट्स पे। बेहतर है कि हम अगली बार उसको ज़्यादा अहमियत दें और इस सेगमेंट को कंटिन्यू करें, गुफ्तगू भी जारी रखें। हमें इजाज़त दें, तब तक खुदा हाफिज़।